नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 देखा था, जिसमें प्लांट से संबंधित जो एनसीईआरटी बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो सभी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। शायद आपको ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो कि पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आगे रीट 2022 की जो एग्ज़ाम है उसमें आने की संभावना बहुत ही अधिक है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो आज ही हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 रहेगा, जिसमें पादप भाग सेकंड देखेंगे। इससे पहले हमने पादप भाग फर्स्ट देखा था, जिसमें पादप से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे वो सभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। जो कुछ रह गए थे वो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक से तैयार किए गए, इस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी रीट 2022 के एग्जाम के लिए। इसके अलावा जनरल साइंस जो होती है 6 क्लास टू 10th क्लास तक जो जनरल साइंस होती है, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषकर रीट 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार की गई हैं। यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ऐसे ज़रूरतमंद जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाए, जिससे कि उनको इसका लाभ मिल सके। तो इसके अंतर्गत क्लास 9 का चैप्टर 8, जिसमें सजीवों की जो प्रमुख क्रियाएं हैं, जिसमें पादप से संबंधित हम विशेषकर बात करेंगे, तो उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतः परजीवी है। अंतः परजीवी यानी कि एंडो पैरासाइट। तो परजीवी जो होती हैं, मुख्य रूप से हम बात करें तो ऐसे जीव या जंतु जो क्या होते हैं, अन्य जो जीव हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। और परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी वो होते हैं जो शरीर के बाहर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, और अंतः परजीवी वो होते हैं जो शरीर के अंदर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है जू, सेकंड है अमरवेल, थर्ड है प्लाज्मोडियम, फोर्थ है खटमल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। प्लाज्मोडियम जो होता है ये शरीर के अंदर रह करके भोजन प्राप्त करता है, इस कारण ये एंडो पैरासाइट या अंतः परजीवी होता है। इसमें जू, अमरवेल और खटमल ये क्या होते हैं, ये शरीर के बाहर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, इस कारण ये सभी क्या हो जाएंगे, बाह्य परजीवी हो जाएंगे। तो ये हम दोनों ही टर्म हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यही बन जाता है कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, या फिर प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा में किस रूप में संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा बन जाती है, बनने के बाद ये प्लांट में किस रूप में संचित रहती है। देखो हम जानते हैं इसमें C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ATP और NADPH2 बनता है। तो इस फॉर्म में हमारे प्लांट जो होती हैं उनमें ऊर्जा संचित रहती है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है। सेकंड है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, तो ये NADPH2 का पूरा नाम है, तो ये भी हमें ध्यान में रखनी है। दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस क्षेत्र में होती है। एक तो प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो अभिक्रिया होती है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया फोटो रिएक्शन और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। हरित लवक में दो भाग होते हैं, एक तो स्ट्रोमा होता है यानी कि पीठिका, और दूसरा होता है ग्रेना। तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ये ग्रेना में संपन्न होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन दोनों को ही हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो हरित लवक की कौन से भाग में होती है, तो स्ट्रोमा में होती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रेना है, इसमें थाइलोकोइड्स पाए जाते हैं और थाइलोकोइड की झिल्ली पर ही प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, तो ये भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
ग्रेना के लिए असत्य कथन है। ग्रेना यानी ग्रेना कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे हरित लवक में पाया जाने वाला एक भाग है। हरित लवक में पाया जाता है ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया फोटो रिएक्शन संपन्न होती है, तो यह तो अभी हमने बात की थी, ये तो बिल्कुल ही सही है। सेकेंड है ग्रेनम क्षेत्र में पटलिकाए सिक्कों के, देखो ग्रेनम जो होता है ये एक वचन होता है, जबकि इसका प्लूरल होता है ग्रेना। तो ग्रेनम क्षेत्र में पटलिकाएं सिक्कों के ढेर की भांति एक दूसरे पर व्यवस्थित रहती है। इस प्रकार से बहुत सारी पटलिकाएं हैं वो व्यवस्थित रहती है हरित लवक में, और जो आपस में इंटरग्रेनम के द्वारा जुड़ी रहती है। इन्हें थाइलोकोइड्स कहते हैं, तो ये भी सही है, इन्हें थाइलोकोइड कहा जाता है। ग्रेना में प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम बिखरे रहते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। राइबोसोम होते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जबकि इसमें जो स्ट्रोमा होता है उसमें भी उपस्थित होते हैं, लेकिन ग्रेना में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसमें क्वांटासोम उपस्थित होते हैं, क्वांटासोम। और इन क्वांटासोम पर ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से पीले रंग का वर्णक कौन सा है? तो वर्णक के नीचे प्रकार दे रखे हैं, इनमें से पीले रंग का वर्णक कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरोफिल ए, सेकंड है क्लोरोफिल बी, थर्ड है जेंथोफिल और फोर्थ है कैरोटीन। तो क्लोरोफिल ए और बी ये तो हरे रंग के वर्णक होते हैं। जेंथोफिल जो होता है ये पीले रंग का वर्णक होता है। पीले रंग का वर्णक कौन सा होता है? जेंथोफिल होता है, और कैरोटीन लाल रंग का वर्णक होता है। तो ये ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये अभी हमने बात की थी। देखो यहाँ पर ऑप्शन को आपको अच्छे से देखना, ग्रेना सीधा ही टिक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रोमा दे रखा है, ग्रेना में दे रखा है, और थाइलोकोइड की झिल्ली पर दे रखा है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेना में थाइलोकोइड्स पाए जाते हैं, उन थाइलोकोइड की झिल्ली पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ग्रेना के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं उनका नाम भी यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, केल्विन चक्र संबंधित है। केल्विन चक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश अभिक्रिया, सेकंड है अप्रकाशिक अभिक्रिया, थर्ड है ग्रेना से, और फोर्थ है जल के प्रकाशिक अपघटन से। जो केल्विन चक्र होता है जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में संपन्न होने वाला साइकिल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया में नहीं होती है? जो फोटो रिएक्शन होती है उसमें इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? ऑप्शन फर्स्ट है जल का प्रकाशिक अपघटन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तथा स्थिरीकरण, थर्ड है कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का पर्णहरित द्वारा अवशोषण, और फोर्थ है ऑक्सीजन का निकलना तथा रासायनिक ऊर्जा का निर्माण। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमारा सेकंड दे रखा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है, ये एक प्रकार की क्या है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में होने वाली क्रिया है। ये अप्रकाशिक अभिक्रिया में संपन्न होती है, और उन्हें पूछा क्या है, नहीं होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, तरंगदैर्ध्य के अनुसार ही प्रकाश का अवशोषण वो परिणित द्वारा होता है, और ये भी हमारा राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का निकलना व रासायनिक ऊर्जा का निर्माण, ये भी प्रकाशिक अभिक्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, PGA फोस्फोग्लिसरिक अम्ल संबंधित है, ये किससे संबंधित? आपको इतना ही ध्यान में रखना, डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इनको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है अधिक से अधिक कि फोस्फोग्लिसरिक अम्ल संबंधित है, किससे संबंधित है ये? ऑप्शन है फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया से, सेकंड है हरित लवक के स्ट्रोमा भाग से, और थर्ड है हरित लवक की अप्रकाशिक अभिक्रिया से। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इन ऑप्शंस को रीड करना है, जिससे कि सही आंसर तक आप पहुँच सके। तो इसमें देखो स्ट्रोमा भाग दे रखा है, स्ट्रोमा में मैंने बताया कि कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया का ही जो C साइकिल्स होता है उसका प्रथम जो स्थायी उत्पाद बनता है वो फोस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। तो ये दोनों ही हमारे राइट आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट होगा, क्योंकि 2 और 3 इसमें दोनों दे रखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है?
प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य कारक होता है, एक आंतरिक कारक होता है। बाह्य कारक वातावरण से संबंधित होते हैं और आंतरिक कारक प्लांट से संबंधित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पर्णहरित, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है जल और फोर्थ है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्णहरित जो होता है ये आंतरिक कारक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन ये बाह्य कारक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण एक विशिष्ट प्रकार की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, इसके लिए सत्य कथन है। तो जीवाणुओं के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो अलग ही प्रकार का होता है, इनसे संबंधित इनमें से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है ये कुछ जीवाणुओं में संपन्न होती है। तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, परपोषी होते हैं। सेकंड है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। थर्ड है यह क्रिया नीले हरे जीवाणु तथा बैंगनी जीवाणु में होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करते हैं, ये भी आपका सही है, फर्स्ट भी सही है। और थर्ड है नीले हरे जीवाणु और बैंगनी जीवाणु में होती है ये क्रिया, ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ दे रखा है उपयुक्त सभी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सभी है, ये सत्य कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वायुवीय श्वसन के लिए असत्य कथन कौन सा है। श्वसन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो एरोबिक यानी कि वायुवीय श्वसन, एक एनएरोबिक अवायवीय श्वसन। एरोबिक जो श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो इसमें पूछा कि वायुवीय श्वसन के लिए असत्य कथन कौन सा है। इसमें ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल में परिवर्तित होता है। तो वायुवीय श्वसन में क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज टूट करके किस में बदल जाता है, CO2 प्लस H2O में बदलता है, सॉरी O2 प्लस H2O में, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में हमें जोड़नी होती है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन न रहे। यहाँ पर बनती है CO2 प्लस H2O, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम इसके साथ में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है जिससे CO2 और H2O बनता है, और इसमें लगभग 38 ATP है वो ऊर्जा निकलती है। तो वायुवीय श्वसन में तो ये क्रिया होती है, तो ये तो हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और 38 ATP क्या होते हैं, ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल बनता है, तो ये किससे होता है, अवायवीय श्वसन से होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, अवायवीय श्वसन में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, जब हम अधिक से अधिक मात्रा में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें थकान का अनुभव होता है, पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन की अभाव में होता है। ये दोनों ही टर्म अलग अलग हैं, एक तो ऑक्सीजन की अब्सेंस हो जाएगी, अनुपस्थिति, और एक ऑक्सीजन की कमी, एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, और इसी लैक्टिक अम्ल के निर्माण से हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें ग्लूकोज के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ग्लूकोज के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ये तो सही है, ये अभी हमने यहाँ पर रिएक्शन देखी थी। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, अभी बात की थी कि 38 ATP ऊर्जा यहाँ पर बनती है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फ्लोएम का मुख्य कार्य है। देखो प्लांट्स में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक तो फ्लोएम होता है और एक होता है जाइलम, और ये दोनों ही सैवनी उत्तक होते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू होते हैं। फ्लोएम जो होता है ये फूड का प्रोडक्शन परिवहन करता, भोजन का परिवहन करता है, ऐप से फूड याद कर लेना। जाइलम जैसे आप जल याद कर लेना, तो जल और खनिज लवणों का जो परिवहन होता है वो जाइलम करता है, यानी कि रूट जो होती है, जो खनिज लवण जल उनका अवशोषण करती है, उनको पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है, और पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो अब ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, ये तो जाइलम का कार्य है, फ्लोएम का नहीं है, तो यही पहला ही गलत हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड है पत्तियों द्वारा बने कार्बनिक पदार्थ यानी भोजन की बात कर रही हैं, को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, तो ये फ्लोएम से संबंधित, यही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, 14।
फ्लोएम में सेवन के लिए विशिष्ट चालनी नलिका होती है, सिव ट्यूब्स पाई जाती है। इन चालनी नलिकाओं से सटी हुई कोशिकाएं क्या कहलाती है? देखो चालनी नलिकाओं के चारों ओर दो प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती है, एक तो कंपेनियन सेल्स यानी कि सह कोशिकाएं, और एक होती है मर्दूतक कोशिकाएं। सह कोशिकाएं होती है, इनमें केंद्रक होता है, लेकिन चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता, ये हमें ध्यान में रखना, इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन पे सह कोशिका ही नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मर्दूतक कोशिकाएं, सेकंड मर्द कोशिका, ये तो होगा नहीं, थर्ड है सह कोशिकाएं। तो ए और ब यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और ब किस में है? ए और सह, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किशमिश को अगर पानी में भरे कटोरे में डाले तो वह फूल जाती, इसका क्या कारण है? यानी किशमिश है, कोई भी किशमिश है, ये पानी का भरा हुआ कटोरा ले लीजिए, इसमें हमने किशमिश डाल दी, तो इसके बाद में क्या क्रिया होगी? इसमें वो फूल जाती है। तो इसके कारण होता है ऑप्शन फर्स्ट है प्रासरण, सेकंड है केशिकातु है, थर्ड है अंतःशोषण, फोर्थ है विसरण। अब देखो किशमिश को इसमें डालते हैं तो प्रासरण की क्रिया होती है। प्रासरण का मतलब होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, या फिर ये कह सकते हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक जो पदार्थ होता है उसका जो गमन होता है वही प्रासरण कहलाता है। तो प्रासरण भी दो प्रकार का होता है, एक तो अंतः प्रासरण होता है और एक बाह्य प्रासरण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो किशमिश होती है इसके अंदर सांद्रता अधिक होती है और बाहर सांद्रता कम होती है, इस कारण से जल के अणु वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि ये किस प्रकार का होता है? अंतः प्रासरण होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप ये किशमिश अब फूल जाती है। तो ये प्रासरण के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मुकुलन यानी कि बडिंग। बडिंग के लिए असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है खमीर में जनन मुकुलन विधि से होता है, तो ये तो सही है। मुकुलन अलैंगिक जनन विधि है, ये भी सही है। मुकुलन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, असत्य पूछा है तो यही ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुकुलन की द्वारा जनन है, ये हाइड्रा में भी देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, किस पादप कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक इनमें से किस में नहीं पाया जाता? ऑप्शन फर्स्ट है सह कोशिका यानी कंपेनियन सेल्स, इसमें केंद्रक पाया जाता है। वाहिनिकाओं में केंद्रक होता है, मर्दूतक कोशिकाओं में भी केंद्रक होता है, लेकिन चालनी नलिका, अभी हमने बात की थी जो सीव ट्यूब्स होती है, चालनी नलिका होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी जो एक्टिविटीज होती है उस पर यह सह कोशिका नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मादा जननांग से संबंधित नहीं है? मादा जननांग से संबंधित नहीं है, तो मादा जननांग की जो स्ट्रक्चर है वो हमें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। ये इस प्रकार की होती है और बीच में यहाँ पर पाए जाते हैं बीजांड। तो ये ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडाशय। ये तीन भाग होते हैं। अब इस ऑप्शंस में देख लो, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय। पुंकेसर नहीं होता। पुंकेसर ये आपके नर जननांग का भाग होता है और बीजांड यहाँ पर देख सकते हैं, जो अंडाशय होता है इसमें ही बीजांड उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पौधों को जो जल प्राप्त होता है वह है? पौधे कौन सा जल प्राप्त करते हैं पृथ्वी से? ऑप्शन फर्स्ट है आर्द्रताग्राही जल, सेकंड है गुरुत्व जल, थर्ड है बिंदु स्राव से प्राप्त जल और फोर्थ है केशिका जल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है और आपके भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। केशिका जल जो होता है यही प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पादपों में जल सेवन होता है। जल का सेवन, पीछे हमने बात की थी कि जो फूड का सेवन है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, तो जल का सेवन किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। ये दोनों ही अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राइजोप्स में जनन की प्रमुख विधि क्या है? राइजोप्स क्या है? एक प्रकार का कवक है, इसे हम रोटी कवक भी कहते हैं, ब्रेड फंजाई। तो राइजोप्स में जनन की विधि क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है द्विविखंडन, सेकंड है मुकुलन, थर्ड है बीजाणु जनन और फोर्थ है बहुविखंडन। बीजाणु जनन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही राइजोप्स में जनन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बीजांड अवस्थित होते हैं, उपस्थित कर लीजिए यहाँ पर, बीजांड उपस्थित होते हैं।
ऑप्शन फर्स्ट है अंडाशय में, सेकंड है वर्तिका में, थर्ड है पुंकेसर में और फोर्थ है भ्रूणकोश में। तो यह भी हमने बात की थी, बीजांड जो होते हैं ये अंडाशय में उपस्थित होते हैं। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान में रखनी है आपको, जब निषेचन हो जाता तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से तो क्या बनता, फल बनता। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनता, बीजांड से क्या बनता, बीजांड से बीज बनते हैं। तो ये दोनों ही हमें अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पादपों की उपापचय क्रिया मुख्यतः आधारित होती है। पादपों में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ये किस पे आधारित होती है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन पर, सेकंड है वसा पर, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट पर और फोर्थ है विटामिन पर। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो उपापचय क्रियाएं होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिंदु स्राव देखा जाता है। बिंदु स्राव जो होता है ये किस में देखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है श्वसन अधिक होता है तब देखा जाता है, सेकंड है अधिक अवशोषण एवं कम वाष्पोत्सर्जन, थर्ड है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, विसरण अधिक होता है। अब देखो सामान्यतः हम बात करें जो पादप होते हैं इसमें जल की अधिक मात्रा हो जाने पर ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो अतिरिक्त जल होता है वो इस क्रिया के फलस्वरूप स्टोमेटा के द्वारा, जो रंध्र होते हैं पत्तियों में उनके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पानी की मात्रा क्या, अवशोषण अधिक होगा, जल अधिक अवशोषित किया जा रहा है, जबकि वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है तो जो अतिरिक्त पानी होता है उसको बाहर निकालना जरूरी हो जाता है प्लांट्स के लिए। तो इसी समय क्या हो जाएगा, बिंदु स्राव है वो इस समय होगा। कब होगा, जब अधिक अवशोषण हो जल का और कम वाष्पोत्सर्जन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बीज का विकास होता है। तो यह भी हमने बात की थी, बीज का विकास किस में होता है, अंडाशय में होता है, बीजांड के द्वारा बीज बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करते हैं वह कौन सा भाग है। तो ब्रायोफिल्म में जनन है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट तना, सेकंड पत्ती, थर्ड है मूल और फोर्थ है पुष्प। तो जो पत्ती होती है उसके ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती है और जैसे ये कलिकाएं नीचे क्या होती है, दलदली भूमि पाई जाती है, जैसे ही कलिकाएं जो होती है ये नीचे गिरती है और गिरते ये मिट्टी में धंस जाती है और एक नए प्लांट बना लेती है। तो पत्ती के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, उनके द्वारा ब्रायोफिल्म में जनन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो ये दोनों के लिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो पादप होते हैं उनमें जो हवा होती है या वायु है इसका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। मैंने आदान प्रदान इसलिए बोला है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होती है, CO2 गैस ग्रहण की जाती है और श्वसन के समय ऑक्सीजन गैस ली जाती है, O2 गैस। तो ये दोनों ही हमें ध्यान में रखनी है। और ये जो रंध्र होते हैं जो कि हमारी पत्ती पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं, इनके द्वारा ये क्रिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से मर्तोपजीवी है सेप्रोफाइट इनमें से कौन सा जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। ऑप्शन फर्स्ट है छत्रक, सेकंड है मशरूम, थर्ड है कवक। तीनों ही ये कवक के टाइप हैं, यानी कि फंजाई किंगडम में आती हैं, फंजाई किंगडम में आती हैं। तो ये उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसमें जल सेवन के लिए एक विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं। तो ये पादपों के कुछ प्रकार दे रखे हैं, इनमें से वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा और थर्ड है टेरिडोफाइटा और फोर्थ है जिम्नोस्पर्म। देखो ये तो पूर्णतः जो पादप भाग होता है ये थैलस प्रकार का होता है, इसमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, थैलस। ब्रायोफाइटा में भी जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। टेरिडोफाइटा में कुछ कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, जल सेवन जो उत्तक होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम के रूप में। 29, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है। बीज नीचे प्लांट के पार्ट दे रखे हैं, इनमें से बीज किसके द्वारा बनती हैं ये हमें ध्यान में रखना है। ऑप्शन फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा और फोर्थ है जिम्नोस्पर्म। थैलोफाइटा में बीज नहीं बनते, ब्रायोफाइटा में नहीं बनते, टेरिडोफाइटा में नहीं बनते, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं अनावर्त बीज जिसे हम कहते हैं, इसमें बीज बनते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान में रखनी है, फल का निर्माण इनमें नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीज में फल का निर्माण नहीं होता है, इनमें बीज बनते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होता है, आवर्त बीजी जो होते हैं, इनमें बीज भी बनते हैं और फल भी बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता। कौन सा अंग इनमें से टेरिडोफाइटा में नहीं होता। टेरिडोफाइटा की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट है मूल, सेकंड है तना,
थर्ड है पुष्प और फोर्थ है पत्तियां। देखो मैंने बात की थी मूल, तना, पत्तियां ये तीनों ही टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, लेकिन पुष्प होते हैं ये जिम्नोस्पर्म से शुरू होते हैं, पुष्प टेरिडोफाइटा में नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, मरुस्थलीय पादपों में जलहास को रोकने के लिए या जलहास की दर में निम्नलिखित किसके कारण से कमी आती है? तो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन बहुत ही अधिक होता है, गर्म वातावरण होता है, इस कारण से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। इसको रोकने के लिए इसमें स्पेशल प्रकार के सनकेन, धंसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, धंसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इनकी जो त्वचा, जो पत्तियां होती हैं या जो पादप शरीर होता है उसके ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल पाई जाती है, उपत्वचा पाई जाती है, और ये क्या होती है, मोमी पदार्थ की परत सी बन जाती है, जिसके कारण जल की हानि कम होती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है इसके कारण से। नेक्स्ट है 32, पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? फर्स्ट है पुंकेसर और परागकोश, दोनों ही ये तो नर भाग हो जाएंगे। तंतु और वर्तिका अगर ये भी नहीं होंगी। परागकोश और अंडाशय, तो ये मैंने पहले ही आपको बताया कि नर में जो परागकोश होता है उससे परागकणों का निर्माण होता है, परागकण बनते हैं, यही नर युग्मक होते हैं। जबकि अंडाशय होता है इसमें बीजांड बनते हैं या अंड बनता है, ये मादा युग्मक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? यह प्लांट हार्मोन से संबंधित प्रश्न है। पौधों से परिपक्व जो पत्तियां होती हैं और फल जो परिपक्व हो जाते हैं, ये झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन और फोर्थ है एब्सिसिक अम्ल, इसे ABA भी बोलते हैं, ABA एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, फलों को झड़ने और परिपक्व पत्तियों को इसी के कारण ये झड़ने लग जाती हैं। ऑक्सिन होता है, ये क्या करता है, प्लांट हार्मोन है, ये वर्दी हार्मोन है। जिब्रेलिन ये वर्दी हार्मोन, और साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है प्लांट में। तो इस प्रकार से टोटल 33 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमने प्लांट से संबंधित देखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके रीट 2022 के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की। अच्छे से आप इनको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये आपके NCERT की जो बुक हैं, 6 क्लास से 10th क्लास तक की जो बुक है उन्हीं से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने इनमें जो टिपिकल होते हैं वो भी शामिल किए हैं, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साइटोलॉजी से संबंधित कंप्लीट मैंने एक वीडियो, बड़ा वीडियो बनाया है, लगभग 3 घंटे का वीडियो है, जिसमें आपकी पूरी साइटोलॉजी कवर हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल से क्वेश्चन डाले हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, RPSC, इसके अलावा हम बात करें तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपके रीट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उस वीडियो की भी जरूर देखिए साइटोलॉजी के लिए, क्योंकि साइटोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आप ये अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। इसके बाद में हम कुछ दिनों में जो NCERT 11th-12th की क्लास हैं उनसे संबंधित है, वो भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और नीट के लिए मैं शुरू करने वाला हूं, तो आप तैयार रहिए। और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।